चलिए फ्रेंड, चलते हैं चैप्टर 4.3 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है उस पर। इसमें कहा गया है एक आयतकार खेत है जिसका विकर्ण है वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और जो बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो इस प्रकार हमें उस आयतकार खेत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, या छोटी भुजा और बड़ी भुजा को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, कंपेयर आपको किससे कहा है करने के लिए? छोटी भुजा से कहा है। इसमें कहा गया कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और जो बड़ी भुजा है वो भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो कंपेयर इसमें कह रहा है छोटी भुजा से करने के लिए। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि जो छोटी भुजा है वो आपका एक्स वाई कुछ भी आप मान सकते हैं अपने मन मुताबिक। मैं यहाँ पर एक्स लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आयतकार एक खेत की तरह नक्शा तो बना देता हूँ। यहाँ देखिए, मैं इसको कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ आप देखेंगे कि ये एक आयतकार, हम इसको खेत मान लेते हैं कि ये हमारा एक आयतकार खेत है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, विकर्ण क्या होता है कि इसकी जो भुजाएं होती है, इस आयतकार खेत के किसी भी दो अपोजिट भुजाओं को मिलाने से जो लंबाइयाँ बनती हैं उस लंबाइयों को हम लोग आयतकार खेत का विकर्ण कहते हैं। तो किसी भी भुजा को मिला दीजिए। मैं चलिए इसको मिला देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया। तो इस प्रकार ये जो लंबाई वाली भुजा बनती है, तीसरी भुजा, उसको हम लोग कहते हैं इसका विकर्ण। तो यहाँ पर मान लीजिए जो x है वो इसकी छोटी भुजा है, तो बड़ी भुजा कितनी होगी? 30 मीटर छोटी भुजा से अधिक है। तो ये बड़ी भुजा अगर ये क्या हो जाएगी? x प्लस 30 मीटर हो जाएगी। और इसमें विकर्ण भी कहा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो विकर्ण आपका ये रहा और इससे 60 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है ना। मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। ये ए बी सी और ये डी, इसके 4 कॉर्नर हैं। तो हमें तो कंपेयर करना है ना छोटी भुजा से, तो हम मान लेते हैं कि जो आयतकार खेत है उसकी जो छोटी भुजा है वो x मीटर है। यहाँ से ले लेते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माना आयतकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार कर लेते हैं हम लोग, जो भी प्रश्न के अनुसार दिया गया है उसके अनुसार हम इसको करते हैं, ठीक है ना। मार्कर बदल देते हैं, थोड़ा सा बेकार चल रहा है। तो बड़ी भुजा क्या होगी? यहाँ से हो जाएगी बड़ी भुजा, यानी कि बड़ी भुजा ये होगी छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक है? 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो विकर्ण आएगा वो विकर्ण कितना आएगा? x प्लस छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 मीटर अधिक है, ठीक है ना। तो ये मीटर में हो जाएगा। अब आपको देखिए, आपको क्या निकालना है? छोटी भुजा और बड़ी भुजा निकालना है। कैसे निकलेगा? ये रहा आपका छोटी भुजा और ये रहा आपकी बड़ी भुजा, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यार छोटी भुजा और बड़ी भुजा में कुछ रिलेशन है। तो आयतकार में, आयत में होता क्या है कि प्रत्येक भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 और 90 डिग्री का कोण बनता है। और इन छोटी भुजा और बड़ी भुजा में अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, यानी कि संपूर्ण त्रिभुज मिल रहा है। और जब भी आपको संपूर्ण त्रिभुज मिलता है तो समझ लीजिए वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय करके आप भुजाओं के बीच में जो रिलेशन होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यहाँ देखिए, ये भुजा x प्लस 30 है, तो ये भी भुजा कितनी होगी? आमने सामने की भुजाएं आयत में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी हो जाएगी आपका x प्लस 30 मीटर हो जाएगी। अगर ये x मीटर है तो इसके सामने की भुजा भी x मीटर होगी। यहाँ देखिए, यह क्या है? छोटी भुजा है, यह क्या है? बड़ी भुजा है। इन दोनों के बीच में संबंध कैसे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का जो स्क्वायर होगा वो इसके विकर्ण, यानी कि विकर्ण इसमें क्या है? x प्लस 60 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से पाइथागोरस आप प्रमेय कर सकते हैं। आप पाइथागोरस लगा सकते हैं ए बी सी में या लगा सकते हैं ए डी सी में, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो पाइथागोरस हम इसमें लगा रहे हैं, त्रिभुज किस में लगा रहे हैं? ए डी और सी में लगा रहे हैं, ए डी सी में, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि छोटी भुजाओं के वर्गों का योग प्लस बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा के वर्गों का योग किसके बराबर होगा? इसका जो विकर्ण है यानी कि x प्लस 60 का है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस 60 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा यानी कि बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x में रिलेशन मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती समीकरण मिल जाएगा, और वहाँ से इसके आप दो मूल फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका मूल ही इसके क्या होंगे? छोटी भुजा
के बराबर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये कितना है, x प्लस 30 है। इसका कीजिए, सॉल्व कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर से है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 60x प्लस कितना होगा 900, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 120x और प्लस 3600, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर और ये है प्लस 60 है, यह है प्लस 120 है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस 120 हो जाएगा, 60 में से 120 घटेगा कितना होगा माइनस 60x, प्लस 900 है इधर लाएंगे कितना होगा प्लस 3600 है इधर आएगा माइनस 3600 हो जाएगा, 9 में से 36 घटेगा बचेगा 2700, तो ये हो जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने में आप यहाँ देखेंगे 2700 को ऐसे दो भागों में तोड़िए ताकि यहाँ पर कितना है 60 आ जाए, तो 9 3 27 और 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा। हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 और यहाँ से x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इन दोनों में x को मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से होगा x माइनस 90 और यहाँ से अगर मैं प्लस 30 को कॉमन लूँगा ये होगा x माइनस 90 इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 30 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए जब आप एक गुणनखंड यानी कि x प्लस 30 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस 30, और जब x माइनस 90 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 90। अब इसके दो मूल आ गए, एक आया है आपका x बराबर माइनस 30 और एक आया है प्लस में 90। अब आपको मालूम होगा जो आपका आयताकार खेत हो की लंबाई होती है, लंबाई को कभी भी ऋणात्मक नहीं माना जाता है, हमेशा और हमेशा उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो इस कंडीशन में x बराबर माइनस 30 मीटर, ये क्या आयताकार खेत की छोटी भुजा हो सकती है माइनस 30 मीटर? नहीं हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इस कंडीशन में x बराबर 90 जो इसका मीटर आएगा वो इसकी छोटी भुजा की लंबाई होगी। जब आप छोटी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं तो बड़ी भुजा की लंबाई 30 जोड़ दीजिए, क्योंकि जो बड़ी भुजा होगी वो x प्लस यानी कि 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर होगी। तो इसमें छोटी भुजा और बड़ी भुजा पूछा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः x नॉट इक्वल टू माइनस 30 तब x इक्वल टू 90 मीटर, अर्थात छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी 90 मीटर होगी। नब्बे मीटर, और जो बड़ी भुजा होगी वो कितनी होगी x प्लस 30 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें विकर्ण भी आपको कहा होता पूछा होता इसका विकर्ण कितना होगा आयताकार भुजा की, तो विकर्ण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जब आपको छोटी भुजा 90 मीटर मालूम है तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यहाँ से 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 मीटर इसका विकर्ण हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार है और उसका कथन क्या है। नंबर 7 में दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेयर कैसे किया गया है, छोटी संख्या से किया गया है। इसमें दो प्रकार की संख्या है, एक आपकी छोटी संख्या है, दूसरी आपकी बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना होगा कि जो इसका अंतर दिया गया है वो पॉजिटिव संख्या में है। इस प्रकार भी आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें दो संख्या हैं, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। तो यहाँ मान लेते हैं ना कि दो संख्याएं हमारे पास x और y है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तभी तो हम करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो माना बड़ी संख्या x तथा जो छोटी संख्या है वो हम y मान लेते हैं। तब आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y, जैसे ये पता चलेगा कि x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। अब जैसा प्रश्न में किया गया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर समीकरण को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार
यहाँ पर क्या कहा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो वर्गों का अंतर तो पॉजिटिव में है, इसका मतलब बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग को घटाएंगे तब जाकर आपको 180 मिलने वाला है। तो बड़ी संख्या हमने यहाँ पर x माना है, तो x स्क्वायर में से अगर हम y स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। मैं इसको समीकरण नंबर 1 देता हूँ। दूसरा कंडीशन में ये बोला है कि जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर है, शायद ये दिया गया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है ना, 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका वर्ग हमने कर दिया। और बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या का वर्ग है ना, इसका मतलब यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। छोटी संख्या क्या है, वाई, तो वाई स्क्वायर, और इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है आपका, x है, और इसका 8 गुना है, तो 8 से गुना हो जाएगा। और इस प्रकार ये आपका दूसरा समीकरण तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करके आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, एक तो विधि है कि आप इसको वाई स्क्वायर का मान इसमें रख दीजिए, यानी कि समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर का मान मिल जाएगा। तो मैं रख ही देता हूँ यहाँ पर। तो समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x है, तो माइनस 8x इक्वल टू दिया है 180, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 8x 180 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ देखिए आपको यह द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो गया, तो इसके 2 मूल्य निकलेंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सीधेधाराचार विधि से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। करने के 3 विधियाँ होती हैं, तो मैं यहाँ से गुणनखंड विधि से इसको करता हूँ। 180 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि आपको 8 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 18 दांव के 180 और 18 में से 8 घटेगा, आपका आ जाएगा 18 में से 10 घटेगा और यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18 में से कितना घटाना है, हमें 10 घटाना है, और दोनों का गुणनखंड 180 आता है, और बाहर है एक्स माइनस 180 इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 10x और माइनस 180 इक्वल टू 0। दोनों में से x को कॉमन लेने पर x माइनस 18 बच जाएगा, और यहाँ से प्लस 10 को कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस 18 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए x प्लस 10 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 18, ठीक है ना, इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा जब x प्लस 10 को हम लोग 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस 10, और जब x माइनस 18 को 0 के बराबर करेंगे और तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 18। इस प्रकार यहाँ दिख रहा है कि जो x बराबर 1 आ रहा है माइनस 10 और 1 आ रहा है आपका 18, दोनों में से कौन सा सही है, x बराबर 18 जो हमने बड़ी संख्या माना था, तो बड़ी संख्या हमेशा पॉजिटिव आएगी, और उसके वर्गों के योग में से छोटी संख्या के वर्ग का योग को घटाने पर कितना आ रहा था, 180 आ रहा था, इसका मतलब पॉजिटिव संख्या आ रही थी। तो इस प्रकार x बराबर माइनस 10 नहीं होगा, तो आपका आएगा क्या, बड़ी संख्या x बराबर 18। अतः या यहाँ लिख सकते हैं आप हियर x बराबर माइनस x नॉट इक्वल टू माइनस 10, तब x बराबर कितना होगा 18, ये क्या होगी आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। जब आपके पास बड़ी संख्या मिल गई तो बड़ी संख्या का मान यहाँ समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ आपका छोटी संख्या का मान भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, x बराबर 18 समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, यहाँ देखिए हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8 गुणा एक्स है, एक्स का मान कितना है 18 आया है। अब वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, गुणे 2 लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4 गुणे 36, और यहाँ से देखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो इस प्रकार यहाँ से निकल जाएगा y बराबर 12। तो यहाँ से आप बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः जो बड़ी संख्या होगी वो क्या है, बड़ी संख्या को हमने क्या माना था, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, और छोटी संख्या को हमने क्या माना था, y माना था, और ये हो जाएगा आपका 12, वही आपका
आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की देरी है, कैसे इसमें कॉन्सेप्ट कह रहा है, प्रश्न अनुसार कैसे इसमें बोल रहा है, उसको सब आपको देखना है, समझना है, उसके बाद से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहा गया है, एक रेलगाड़ी है और वो समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरी ओर क्या आ गया है कि अगर ये अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा देती है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब वह 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि जितने समय में समान चाल से रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अब स्पीड बढ़ाने पर कितना 5 किलोमीटर प्रति आवर्स घंटा बढ़ाने पर अब वह यानी कि अब वह 1 घंटा कम समय लेती है। तो इस कंडीशन में हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए करना है आपको चाल ज्ञात करना है। चाल को आप मान लीजिए कि उसकी एक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, जितना आप चाहें उतना मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि जो इसकी चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा समय, दूरी और चाल में जो संबंध होता है वो क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इतना मालूम है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यानी कि अगर रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया गया है उसको आपको बस तय करना है। तो दूरी कितना है, उसकी दूरी है 360 किलोमीटर और उसकी चाल कितनी है, चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस हिसाब से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 360 बटा x समय लगने वाला है। ठीक है ना। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कितना होगा, 360 किलोमीटर दूरी लगा समय। यहाँ पर हम उसके समय को ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके द्वारा कितना समय लगेगा, 360 बटा x, इतना समय लगने वाला है, इतना घंटे लगने वाला है। ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ आवर्स या घंटा लिख सकते हैं। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि चाल को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसके द्वारा जो लगा गया समय है वो कितना हो जाता है, 1 घंटा कम समय लगता है। यहाँ देखिए अगर चाल को हम बढ़ाएं कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर घंटा उसके चाल हो जाएगा। उस कंडीशन में भी उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 360 किलोमीटर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर ये क्या होगा, ये उसकी चाल बढ़ाने पर लगा समय होगा। चाल बढ़ाने पर समय कम लगेगा, आपको भी मालूम है, चाल कम तो समय ज़्यादा लगता है, चाल ज़्यादा तो समय कम लगता है। चाल हमने बढ़ा दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, पुरानी चाल कितनी थी, 360 बटा x किलोमीटर प्रति घंटा। अतः नया पुराना वाला इनकी चाल बढ़ाने पर जो समय लगा है वह चाल नहीं बढ़ाने पर जो समय लगा है उसमें से घटाएंगे तो इसका अंतर दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम समय लगता है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसको कम समय लगेगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति आवर्स चाल बढ़ाने से चाल बढ़ाने से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना समय लगेगा, तो वो हो जाएगा 360 किलोमीटर की, तो उसे दूरी तय करनी है, पर चाल को हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। तो 360 बटे x प्लस 5 इतना समय लगेगा। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में बोला है हम इसको वैसे ही कर देते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, कैसे आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसमें इसको समय बहुत ही कम लगेगा, इसमें इसको समय बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा वाले समय में से कम वाले समय को घटाने पर हमें कितना डिफरेंस मिलने को मिलेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा। तो इसमें जो समय ज़्यादा लग रहा है यानी कि 360 बटा x, कम समय इसमें लगेगा क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है तो x प्लस 5, और कितना कम समय लग रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम समय लग रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा x और आएगा x प्लस 5। x से x कटेगा, बचेगा आपका x प्लस 5, तो 360 में आप x प्लस 5 को कम कर दीजिए, ये आ जाएगा। और यहाँ क्या है बीच में माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा x और यहाँ बचेगा 360 इक्वल टू 1। ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटा कम समय लग रहा है।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360 x प्लस 360 बच्चे कितना होता है 1800 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से बच जाएगा 360 और x, और इसको मैं x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x हो जाएगा इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान इतना हो जाएगा। यहाँ देखिए आप 360x से ये तो कट गया, बचा आपका x स्क्वायर और यहाँ से बचा आपका 5x, और इस 1800 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो ये -1800 होगा, इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है द्विघात समीकरण के रूप में, ये बन गया है। 1800 को ऐसा 1800 का गुणा x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। 1800 का आपको दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि वो आप आके जाए 5 आना चाहिए। तो 1840 गुणा 45 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1800, और 45 में से 40 को घटाने पर कितना आता है 5 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस किस क्या आया 45 में से 40 को घटाने पर कितना आएगा 5 आएगा, और x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x प्लस 45, और यहाँ से माइनस 40 कॉमन लेंगे यह हो जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 40 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 45, ठीक है ना, इक्वल टू 0। जब आप x माइनस 40 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा, और एक में होगा माइनस 45 हो जाएगा। तो आपको ये ज्ञात करना है कि माइनस 45 होगा कि 40 होगा। जब भी रेलगाड़ी की चाल होती है ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हियर आप लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर हो जाएगा। बट x प्लस 45 इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस 45, जो कि यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप नॉट इक्वल टू कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, आप ये लिख भी सकते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसके चाल आ जाएगी। तो इस प्रकार इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो चल रहे हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर दो नल दिखाई दे रहे होंगे, नल 1 और नल सेकेंड। नल 1 है जिसका व्यास बहुत ज़्यादा है। व्यास बड़े होने का मतलब ज़्यादा होने का मतलब है कि उसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। नल 2 जिसका व्यास कम है उसमें से कम पानी निकलता है। इसमें यह किया गया है कि दोनों टंकियों यानी कि जिसका व्यास ज़्यादा है जिसका व्यास कम है, इन दोनों टंकियों को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो 9 सही 3/8 घंटे में एक हौज का मतलब होता है टंकी को भरने में इतना समय लगता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि बड़े नल द्वारा सिर्फ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा उसके बारे में ज्ञात करना है। छोटे नल जिसका व्यास कम है उसके द्वारा सिर्फ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा इसके बारे में बात करना है। तो एक एक करके हम इसमें बात भी कर लेंगे। एक दूसरा चीज़ भी आपको दिया गया है, हिंट क्या दिया गया है कि बड़े व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगते हैं। तो हम मान लेते हैं ना कि जो बड़े व्यास वाला नल है उसको टंकी को भरने में x घंटे या y घंटे लगते हैं, उसके हिसाब से छोटे नल द्वारा कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, माना बड़े व्यास वाला जो नल है, नल द्वारा टंकी को भरने में आप कुछ भी समय मान सकते हैं। टंकी को भरने में अगर इसको x घंटे लगते हैं, यहाँ मैं x लिया हूँ, आप चाहें तो y भी ले सकते हैं, आप चाहें तो x + 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ एक बात है, जब नल बड़े व्यास वाला नल से जब पानी गिरेगा तो इस टंकी को बहुत ही कम समय में भर देगा। जब व्यास कम होगी नल की तो टंकी को ज़्यादा समय में भरेगा। कम पानी ज़्यादा समय, ज़्यादा पानी कम समय, ठीक है ना। अगर इसको बड़े व्यास वाला नल द्वारा टंकी को भरने में x घंटे लगते हैं तो जो छोटे व्यास वाला जो नल होगा उसको टंकी को भरने में इससे 10 घंटे ज़्यादा समय लगेंगे। तो उसको कितना समय लग जाएंगे x + 10 आवर्स लग जाएंगे। तब छोटे व्यास वाला नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा x + 10 आवर्स या घंटे लगेंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक आप समझ लिए।
ठीक है, अब यहाँ समझना है कि इन दोनों को कितना घंटे चलाना है। इन दोनों को 9 सही 3/8 घंटे दोनों को अगर चला दिया जाए तो इस हौज पूरा भर जाता है। हौज की मतलब टंकी पूरी भर जाती है। तो 1 घंटे में बड़े व्यास द्वारा नल को टंकी में कितना भरा जा सकता है जल द्वारा। 1 घंटे में इस बड़े व्यास के नल द्वारा कितना पानी भरा जाएगा, उसका 1/x भरा जाएगा ना। जैसे अगर कोई नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर जाता है तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/10 भाग भरेगा। अगर टंकी 20 घंटा में किसी नल या किसी हौज को भरता है तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा, उस पूरे टंकी का 1/20वां हिस्सा भरेगा ना। इसी प्रकार 1 घंटे में बड़े व्यास द्वारा टंकी को कितना भर दिया जाएगा, 1/x भाग भर जाएगा। ठीक है ना। तो 1 घंटे वाला निकाल लेते हैं ना। वह 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा टंकी का 1/x भाग भरा जाएगा। ठीक है ना। वह 1 ही घंटे में छोटे व्यास वाले नल द्वारा टंकी को कितना भाग भरा जाएगा, 1/x+10 भाग भरा जाएगा। ठीक है ना, भाग भरा जाएगा। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं परंतु उसके लिए आपको अच्छे से समझना चाहिए। सॉरी, यहाँ देखिए, 1 घंटे में इसके द्वारा 1/x भाग, 1 घंटे में इसके द्वारा 1/x+10 भाग। टोटल चलाना कितना है हमको, टोटल चलाना है इन दोनों को 9 सही 3/1 घंटा चलाना है। तो टंकी का पूरा भाग यानी कि 100% भाग टंकी का भर जाएगा। प्रश्न आंसर में क्या होगा, हमने इसका बड़े व्यास द्वारा हमने इसको 1 घंटा चलाया है। छोटे व्यास द्वारा नल द्वारा हमने इसको कितना चलाया है, x+10 आवर्स चलाया है। टोटल हमें चलाना कितना है ताकि पूरी टंकी भर जाए, 9 सही 3/8 घंटा चलाना है। और टंकी का पूरा परसेंट यानी कि पूरा भाग भरेगा, इसका मतलब 100% भरेगा। 100% का मतलब पूरा 100 के 101 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 100% भर जाएगा। इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपने 1 घंटे द्वारा छोटे नल द्वारा और बड़े नल द्वारा कितना पानी भरा, टोटल हमें चलाना कितना था उससे हमने गुणा किया और उसके बाद से हमें टंकी का पूरा 100% भाग भर जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और देखिए। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता हूँ तो 20 घंटे में भर सकता हूँ ये। ठीक है ना, टंकी का पूरा भाग भर जाएगा। 1 घंटे में मैं कितना भाग भर सकता हूँ, 1/20 भाग भर सकता हूँ 1 घंटे में। टोटल हमें कितना घंटे भरना है, 20 घंटे भरना है। तो 1/20 और ऊपर अंश में जब आप 20 गुणा करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा आंसर हर में और बचेगा टंकी का पूरा 100% भाग यानी कि 1 भर जाएगा। वैसे ही कॉन्सेप्ट इसका भी है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसको आप सॉल्व करिए तो सॉल्व करने पर आपको यहाँ से मिल जाएंगे 1/x और यहाँ से मिलेंगे 1/x+10 इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 9×8 = 72, 3×75/8। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका हर गुणा में है ना, तो आएगा इधर आ जाएगा भाग में, तो इसका हर ऊपर चला जाएगा और इसका अंश 75 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सही से कर लीजिए तो ये हो जाएगा x+10 और ये बच जाएगा +x और इसका एलसीएम आ जाएगा x और x+10 और यहाँ हो जाएगा आपका 8/75। ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x+10 और नीचे हो जाएगा आपका x² + 10x = 8/75। ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। 75 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 150 x और प्लस 75 यहाँ के 750 और इक्वल टू हो जाएगा 8x² + 80x। यहाँ देखिए 8x², 150x में से 80x घटेगा, बच जाएगा आपका 70x और यहाँ से आपका हो जाएगा 700 - 750 = 0। ठीक है ना। इसको मैंने राइट हैंड साइड में लेकर आ गए हैं। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए 2 से भाग सब में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x² - 35x
और माइनस 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, 375 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, द्विघाती समीकरण है तो 375 चौको कितना हो जाएगा, 4 3 1200 और 75 चौको 300 यानी कि 1500, 1500 का ऐसा गुणनखंड करना है ताकि हमें यहाँ पर 35 मिल जाए। कितना, 1500 का ऐसा गुणनखंड करना है। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 3 15, 2 जीरो का मतलब होता है 2 बार 2 और 2 बार 5, और इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5 25, 25 दूना 50, 50 में से 5 3 15, 15 29 निकल जाएगा, तो अभी नहीं बचेगा यह। और इसको अच्छे से करेंगे तो यहाँ देखिए 5 3 15, 15 5 75, 5 9 10 9 20, 75 में से 20 निकल जाएगा, अभी भी ये आपका नहीं होगा। तो फिर आप इसे और कैसे अच्छे से कर सकेंगे, यहाँ देखिए 5 25, 5 9 10 दूना 20, 20 3 60, 5 9 10 दूना 20, 20 3 60, 60 में से 5 25 निकलेगा, तो 60 में से 25 अगर निकलेगा तो बच जाएगा आपका 35। तो इस प्रकार 60 और 25 के रेशियो में आप इसे तोड़ सकते हैं, तोड़कर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 4x² माइनस कितने में से, 60 में से अगर हम क्या घटाएं, 25 घटाएं तो 35 बच जाएगा, बचेगा x माइनस 375 इक्वल टू 0। और यहाँ से 4x² माइनस 60x और प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं 4 अगर x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बच जाएगा आपका x माइनस 15, और यहाँ से अगर मैं 25 को कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 25, 15 बचेगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। और यहाँ से बचेगा 4x प्लस 25 और यहाँ से बच जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। जब 4x प्लस 25 को आप 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं, x इक्वल टू निकलेगा माइनस 25/4 आवर्स निकल जाएगा। और वह अगर आपने x माइनस 15 को 0 के बराबर लिया तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 15 आवर्स निकल जाएगा। तो ये आपका द्विघाती समीकरण था। द्विघाती समीकरण से हमें इसके मूल को ज्ञात करना था। तो आप यहाँ x है क्या, x वास्तव में हमने क्या माना है कि बड़े व्यास वाला नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय वो x है। तो x एक में यहाँ पर पॉजिटिव आया है, दूसरा में यहाँ पर निगेटिव आया है। तो आप पॉजिटिव वाला लेंगे या निगेटिव वाला, हमेशा आपको पॉजिटिव वाला लेना है, क्योंकि टंकी निगेटिव समय में नल निगेटिव समय में किसी टंकी को नहीं भर सकता है, तो हमेशा उसका मान पॉजिटिव लिया जा सकता है। तो इस प्रकार कि जो बड़े व्यास वाला नल है पूरी टंकी को भरने में 15 आवर्स लेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अतः बड़े व्यास के नल द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, भरने में 15 आवर्स लगेंगे, ठीक है ना, 15 आवर्स लगेंगे। वाह, अच्छा, जब 15 आवर्स बड़े व्यास वाला नल द्वारा टंकी को भरने में लगेगा तो छोटे नल द्वारा पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, उससे 10 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 आवर्स हो जाएगा। वाह, छोटे व्यास के नल द्वारा टंकी को भरने में x प्लस कितना है, x प्लस 10 आवर्स लगता है ना, 10 आवर्स इक्वल टू x का मान कितना है, 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको समझना है कि यह कैसे काम करता है, उसके बाद इसे आप आसानी से कर। यह आपका है मैसूर और दूसरा क्या है, बेंगलोर। यह आपका हुआ बेंगलोर, ठीक है ना। ये मैसूर है और ये आपका बेंगलोर है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वह आपका 132 किलोमीटर है, ठीक है ना, 132 किलोमीटर है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक आपका एक्सप्रेस गाड़ी है, ये दिया ना, एक आपका एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, और दूसरा आपकी सवारी गाड़ी यानी कि बस हो सकती है। तो यहाँ से दो चीज़ें हैं, यहाँ देखिए, एक आपका एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, ठीक है ना, दूसरी आपकी सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी है। इसमें कहा गया है कि जो सवारी गाड़ी है एक्सप्रेस गाड़ी की तुलना में इसकी जो भी चाल है ना, यहाँ दिया गया है, देखिए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमें ज्ञात करना है।
यानी कि दोनों रेलगाड़ी हैं, ये सवारी रेलगाड़ी है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें कंडीशन क्या दिया है कि जो भी आपकी सवारी गाड़ी की जो चाल होगी उससे 11 किलोमीटर अधिक किसकी चाल है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि एक्सप्रेस जो सवारी गाड़ी है उसकी औसत चाल कितनी है, उसके हिसाब से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल आप बता पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं ना, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना मान लें, चलिए इस बार हम y मानते हैं, ठीक है ना। y किलोमीटर पर आवर्स है, तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, औसत सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितने किलोमीटर अधिक है, 11 दिया है ना, 11 किलोमीटर अधिक है, तो ये y प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स होगी, ठीक है ना। अब प्रश्न आंसर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर है। तो 132 किलोमीटर दूरी को तय करने में सवारी गाड़ी को कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो इसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर है, दूरी कितनी है 132 किलोमीटर है, तो इसके द्वारा तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 132 बटे y किलोमीटर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप समझ में ना आए तो यहाँ से होता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। यह तो आपको मालूम होगा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा 8वीं में 7वीं में। तो प्रश्न आंसर कर लेते हैं ना। तो यहाँ से प्रश्न आंसर में सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 132 किलोमीटर है, और सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वह एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा भैया, दूरी कितनी है 132 किलोमीटर है, चाल कितनी है y प्लस सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज्यादा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कितने बीच की दूरी कितनी है, दोनों के यानी कि मैसूर और बेंगलोर की 132 किलोमीटर की दूरी है। इसके द्वारा इतना समय लगता है, इसके द्वारा इतना समय लगता है, और हमें इसको ज्ञात करना है, कितनी आसानी से कर सकते हैं ना। तो अब हम इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है भैया, और इसमें और कुछ दिया है, यहाँ देखिए, हाँ ये भी दिया है, क्या दिया है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा, हाँ एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अच्छा इन दोनों में आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसके द्वारा ज़्यादा समय लगेगा, किसके द्वारा कम समय लगेगा। यहाँ देखिए, सवारी गाड़ी की चाल क्या है, कम है, तो इसके द्वारा लगा गया समय क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और मेरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मेरे को पूरे 5 घंटे लगेंगे। यदि मैं अपनी चाल बढ़ा देता हूँ, 20 से 25 कर देता हूँ, और 100 ही किलोमीटर की दूरी तय करनी है, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट है, तो 25 के स्पीड से अब मुझे 4 घंटे लगेंगे। यहाँ देखिए, सवारी गाड़ी की जो चाल है वो 40 की कम है, ठीक है ना। इसकी चाल कितना है, 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो इसके द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम समय लगेगा, इसके द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसके द्वारा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 132 भागे y। इसके द्वारा मतलब सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उससे कम समय लगेगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में। और ये समय कितनी कमी हो रही है, 1 घंटे कम समय ले रही है। कौन, एक्सप्रेस जो आपकी रेलगाड़ी है ना वो। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप द्विघात समीकरण के रूप में आप इसे बना सकते हैं और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं।
दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका y और हो जाएगा y+11, ठीक है ना। y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y+11 में 132 का गुणा हो जाएगा y+11 में, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा नहीं है। बीच में क्या है, यहाँ माइनस है, y+1 से y+11 कट जाएगा, बचेगा y और यहाँ बचेगा y और y का गुणा होगा 132 में, इक्वल टू कितना है 1। मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ देखिए 132, अब मैं 132 का गुणा ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ, 132y हो जाएगा प्लस 132 के जब हम 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 और गुणा 11 करना है, 11 दूना 22, 11 तीन 33 और 2 35 के 5 3 11 के 11 3 14, तो ये हो जाएगा 1452, ठीक है ना। और ये माइनस 132y इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ से प्लस 11y, ठीक है ना। इसका दोनों का गुणा कराकर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ देखिए 132y से 132y आपका कैंसिल हो जाएगा, 1452 को मैं अगर राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 1452 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको कर दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए क्या है 1452 है, तो 1452 का हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ताकि हम इसे सॉल्व कर पाएँ। तो इसको 11 और फैक्टराइजेशन करके हमें क्या लाना है 11 लाना है, तो आप इसे कैसे करेंगे आप बताइए। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास है 1452 और 1452 आया कैसा है, 132 में 11 से गुणा करने से 1452 आया है। 132 को आप क्या करिए और 11 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 11 कम 11 और ये बच जाएगा आपका 2, 11 दूना 22 और गुणे 11, ठीक है ना। हमें लाना कितना है 11 लाना है, 11 दूना 22, 22 में से 11 कम होगा तो आपका हो जाएगा 11। इस प्रकार आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 22 में से हमें क्या घटाना पड़ा है 11y घटाना पड़ा है माइनस 1452 और इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 22y माइनस 11y और माइनस 1452 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस और सॉरी y प्लस 12, ठीक है ना, इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा y माइनस 11 और ये हो जाएगा y प्लस 12 इक्वल टू 0। जब y माइनस 11 इक्वल टू 0 तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 11, ठीक है ना, वह y प्लस 22 इक्वल टू 0 तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 22। एक इसका मूल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका नेगेटिव, दूसरा आ रहा है पॉजिटिव। आप कौन सा लेंगे, रेलगाड़ी की चाल y क्या है, रेलगाड़ी की तो चाल ही है ना, भले चाहे वो आपका सवारी गाड़ी की औसत चाल हो या चाहे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हो, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव वाला ही लेना है। अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी होगी, गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी, वह एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 प्लस कितना किलोमीटर अधिक है 11 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा 22 किलोमीटर प्रति आवर्स होगा। इस प्रकार आप इसका आंसर बहुत ही ईजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम करने वाला कोई चीज़ तो है ही नहीं। बढ़ते हैं, एक लास्ट और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन में कितना आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैं देख लेता हूँ। इसमें कहा गया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है, 468 मीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि उसका जो क्षेत्र है वर्ग का वो मीटर में दिया गया है, उसका परिमाप। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो चीज़ें नहीं दी जाती है वो वास्तव में आपको यहाँ देखना चाहिए। जैसे इनके वर्गों का अंतर जो भी दिया गया है 24 मीटर दिया गया है और वो 24 मीटर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 2 के 2 वर्ग हैं, एक वर्ग आपका छोटा होगा दूसरा वर्ग आपका बड़ा होगा।
इस प्रकार उनके परिमापों का अंतर जब हम करेंगे, बड़े वर्ग के परिमाप में से छोटे वर्ग का परिमाप जब हम घटाएंगे तो 24 आएगा। ये दिया नहीं गया है कि इसमें 2 वर्ग दिया गया है, मतलब 2 परिमाप दिए गए हैं जो बड़े हैं और छोटे हैं, नहीं दिया गया है, लेकिन इनके अंतर से आपको मालूम होगा। अंतर अगर निगेटिव है इसका मतलब एक छोटा परिमाप में से बड़े परिमाप को घटाया गया है, अंतर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब बड़े परिमाप में से छोटे परिमाप को घटाया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसके पास 2 वर्ग बना दिया गया है। मैं वर्ग थोड़ा सा बना ही देता हूँ। ये आपका एक वर्ग है और ये आपका दूसरा वर्ग है, ठीक है ना। एक वर्ग बड़ा है, दूसरा वर्ग छोटा है। इसकी भुजा तो हमें मालूम नहीं है, तो इसकी भुजा हम मान लेते हैं ना, इसकी भुजा मान लेते हैं x मीटर है, तो और इसकी भुजा मान लेते हैं y मीटर है, ठीक है ना। मीटर में दिया है तो मैं मीटर मान लेता हूँ। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब भी वर्ग है तो वर्ग की चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर इसकी एक भुजा x मीटर है तो इसकी चारों की चारों भुजाएं x मीटर की होगी। अगर इसका y है तो चारों भुजाएं y मीटर की होगी। इसके वर्गों का अंतर दिया गया है, क्षेत्रफलों का योग दिया गया है, 468 मीटर है। क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है, ठीक है ना, भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, सबसे पहले माना बड़ा वर्ग की भुजा, बड़ा वर्ग नहीं दिया लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि इनके अंतर दिया है, परिमापों का अंतर पॉजिटिव दिया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि बड़े वर्ग की जो भुजा होगी x मीटर व छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है, y मीटर है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर मान लिया है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है ना। यह प्रश्नानुसार करने से पहले आपको यहाँ पर और भी अच्छे से लिख लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 10th है, उसमें आप गलती ना करें तो ही अच्छा है। तो इसमें हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा का वर्ग। भुजा का मतलब होता है इसके साइड, ठीक है ना। तब बड़े वर्ग की क्षेत्रफल कितना होगा? इक्वल टू भुजा क्या है? x मीटर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। वह छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ये भी भुजा का वर्ग होता है, भुजा क्या है? y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप प्रश्नानुसार कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है? 468 मीटर स्क्वायर दिया है। क्षेत्रफल क्या है? x स्क्वायर और योग y स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है? 468 मीटर स्क्वायर दिया है। यह आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरे कंडीशन में इनके परिमापों का अंतर दिया गया है। अगर एक वर्ग है तो उसका परिमाप कितना होगा? चारों भुजाओं को जोड़कर लिख दिया जाता है। अगर इसका भुजा कितना है? x मीटर है तो चारों भुजा कितनी होगी? x प्लस x प्लस x प्लस x, इस प्रकार 4x हो जाएगी, ठीक है ना। और ये बड़ी भुजा, बड़े वर्ग की भुजा में से छोटे वर्ग की भुजा घटाएंगे तभी इसका अंतर प्लस 24 आएगा, ठीक है ना। और इसका अंतर इसका कितना हो जाएगा? 4y, और अंतर कितना दिया है? 24 मीटर दिया है, ठीक है ना। यहाँ से 4 एलसीएम है, 4 कॉमन है, 4 को कॉमन कर देंगे तो ये 4 कॉमन हो जाएगा, 24 से 6 बार में कट जाएगा, समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से अब हमें इसको और इसको समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल ले रहे हैं, तो ये होगा 6 प्लस y, ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई, और इसका क्या है? स्क्वायर है, प्लस क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है? 668 दिया है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। यह देखिए, ये हो जाएगा 36 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 12y, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और प्लस 12y, ठीक है ना। और यहाँ से प्लस 36, 468 को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, प्लस है, नेगेटिव में हो जाएगा, 468 में से 36 कटेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये 8 में से 6 जाए 2 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 6 में से 3 जाए 3, और ये 4, यानी कि 432 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए दोनों में 2 कॉमन है, दोनों 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 6y माइनस
216 इक्वल टू 0। ठीक है ना, द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। इसके दो समीकरण निकलेंगे और इसके दो समीकरण से आप इसका मान फाइंड आउट कर सकेंगे। यहाँ देखिए 216 का गुणनफल किससे होगा, वाई स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ 1 है 1 से गुणा होगा, तो 216 गुणा 216 1 इक्वल टू हो जाएगा 216। 216 को हमें दो भागों में तोड़ना है और बीच का गुणनखंड कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ देखिए 6 के 36 6 के 216, 6 6 12 में से 6 घटाएंगे बच जाएगा आपका 6। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 12 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, सॉरी 6 का 36 6 के 216, ये तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं ना होगा। हमें बीच का लघुत्तम कितना लगाना है, 6 लाना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 6 2 3 6 और इसको 2 3 6 कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 18, 18 में से 3 6 12, हाँ इसको 216 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18 गुणा 12 लिख सकते हैं, और 18 में से जब आप 12 को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 6। ठीक है ना, यहाँ पर मैं गलत कर रहा था। तो 18 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 12 घटाना पड़ेगा, और ये y और माइनस 216 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 18y और माइनस 12y और माइनस 216 इक्वल टू 0। y कॉमन है, y प्लस 18 और यहाँ से माइनस 12 कॉमन है, तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। और यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा y माइनस 12 और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ देखिए y के दो मान निकलेंगे। जब y माइनस 12 इक्वल टू 0 तो यहाँ से निकल जाएगा y इक्वल टू 12, व y प्लस 18 इक्वल टू 0 तो यहाँ से निकल जाएगा y इक्वल टू माइनस 18, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना, यहाँ क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग की जो भी लंबाई होगी वो आपकी ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से अतः y किसको माने थे, छोटे वर्ग की भुजा को माने थे। ठीक है ना, अतः छोटे वर्ग की भुजा, भुजा क्या है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 मीटर होगी, तथा बड़े वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, और बड़े वर्ग की भुजा में x भी तो फाइंड आउट करना है। x का मान आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या है, 6 प्लस वाई है, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई का मान कितना है 12 इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 मीटर, आंसर हो जाएगा होगी। ठीक है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक एक चीज़ को हमने बहुत ही बखूबी अच्छे से समझा है। तो बढ़ते हैं इसकी अगली जो प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली पर देखते हैं कि अगली जो प्रश्नावली है यानी कि प्रश्नावली 4.4 का सभी क्वेश्चंस, और देखते हैं कि उस क्वेश्चंस में क्या है जो हम अलग से अच्छे से सीख सकते हैं। ओके।